हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पर। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैलेंडर। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना था कि सर प्लीज़ आप अगली क्लास कैलेंडर की लीजिएगा। सो मैंने उनकी बात मानते हुए सोचा कि चलो कैलेंडर ही स्टार्ट करते हैं। देखो, जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लगभग हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन भी एग्जाम्स में रीजनिंग आती है एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग स्पेसिफिक एग्जाम्स, उनमें डेफिनेटली कैलेंडर के एक या दो क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल ही जाते हैं। जो आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे वो हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे। इस तरीके से आपने कैलेंडर नहीं पढ़ा होगा किसी और टीचर से, या फिर आपको यूट्यूब पे भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। 100% गारंटी है जो चीज़ें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं या आपको बताने वाला हूं। आपको देखो, जनरल चीज़ें हर जगह पे अवेलेबल है। आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखने जाओगे तो वो आपको हर जगह पे मिल जाएंगी। नॉर्मल क्वेश्चंस जो हो गए, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। पर स्पेशल केसेस या फिर एक्सेप्शनल केसेस अक्सर नहीं बताते टीचर्स, या तो उन्हें पता होते नहीं है या फिर वो बताते नहीं है, ये मुझे नहीं पता। पर आज की क्लास में मैं आपको नॉर्मल केसेस भी पढ़ाऊंगा और एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ाऊंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास कैलेंडर। सबसे पहले देखो, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास दो ईयर्स होती हैं। एक को हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, जिसे हम कहते हैं सामान्य वर्ष, और एक होती है हमारे पास लीप ईयर, जिसे हम कहते हैं अधिवर्ष। जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें होते हैं 365 डेज, ये हम सब जानते हैं, और जो लीप ईयर होती है उसमें होते हैं 366 डेज। ठीक है, इस लीप ईयर को कौन सी तारीख लीप ईयर बनाती है तो हम जानते हैं इसमें एक डेट एक्स्ट्रा होती है और उस डेट का नाम है 29 फरवरी। ऐसी तारीख है जो कि सिर्फ लीप ईयर में आती है, जबकि नॉर्मल ईयर्स में वो तारीख नहीं आती। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सबको मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 बता दूं। किसी भी नंबर को 4 से, कोई भी नंबर, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, अभी पूरी संख्या 4 से कटती है या नहीं कटती है, इसकी जांच करने के लिए बस लास्ट के 2 डिजिट्स देखने होते हैं। अगर ये 56 4 से कटेगा तो ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, और अगर ये 56 4 से नहीं कटेगा तो ये पूरा नंबर 4 से नहीं कटेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 56 इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। यहीं पर मैं लिखता 1 1 2 6 1 9 2 1, डिवाइड करता 4 से, और मैं कहता कि बताओ क्या ये संख्या 4 से कटती है, तो आप देखोगे कि 21 जो है वो 4 से नहीं कटता, इसलिए नंबर भी 4 से नहीं कटता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 से भाग करने का रूल। अब आगे देखो, जैसे मैं कुछ साल लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा 1980, मैंने कहा 1541, मैंने कहा 1400, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2400। अगर मैं पूछता हूँ, ठीक है, ये एक कोई पर्टिकुलर साल है 1980, 1541, 1400 और 2400, अगर मैंने कहा इनमें से कौन सी ईयर खुद लीप ईयर है या नहीं, तो इसके लिए हम ऑलवेज 4 से टेस्ट करते हैं। 4 से टेस्ट करने का, देखो मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा, फिलहाल आप सुनते जाओ। 4 से टेस्ट करने का फिलहाल एक सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। जैसा कि हम जानते हैं ये जो अभी साल चल रहा है 2020, ये लीप ईयर है, और इसके बाद जो अगला लीप ईयर आएगा ये आएगा 2024 में, इसलिए हम 4 से चेक करते हैं। तो इसको भी हम 4 से चेक करेंगे। जब इसको मैंने 4 से चेक किया तो मैंने देखा ये वैल्यू 4 से कट जाएगी, इसलिए लीप ईयर है, क्योंकि 84 से कट जाता है। मैंने इसको जब चेक किया तो मैंने देखा 41 4 से नहीं कटता, इसलिए लीप ईयर नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना बच्चों, तो मैं यहाँ पर इसे 4 से चेक नहीं करूँगा, मैं इसे भी 400 से चेक करूँगा, और मैं इसे भी 400 से चेक करूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना सुनो कि कैलेंडर की भाषा में कभी भी किसी भी मैथ्स की संख्या के पीछे अगर कम से कम 2 जीरो हैं और मैक्सिमम कितने भी, फिर से सुनो, कैलेंडर की भाषा में किसी भी मैथ्स के डिजिट्स के पीछे अगर कम से कम 2 जीरो हैं और मैक्सिमम कितने भी, तो वो कंप्लीट सेंचुरी कहलाती है। ठीक है, पूर्ण शताब्दी कहलाती है। और जो कंप्लीट सेंचुरीज होती हैं, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 100, वो खुद लीप ईयर है या नहीं, इसकी जांच 400 से डिवाइड करके की जाती है, ना कि 4 से। तो यहाँ पर देखो 1400 को जब मैं 400 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप 400 का कंप्लीट टेबल पढ़ें, 0 0 कैंसिल आउट ना करें, बाद में आपको रीज़न पता चल जाएगा। 400 का मैं कंप्लीट टेबल पढ़ूंगा तो आप देखोगे 1200 कट जाता है, इसके पीछे 200 बच जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। जब मैं यहाँ पे 400 का टेबल पढ़ूंगा तो देखो 6 से पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है। यहाँ तक क्लियर है सबको। एक बार सवाल पूछा गया था कुछ इस तरीके का
कि एक बच्चा है, सपोज उसका नाम है सोनू, ठीक है, वो पैदा हुआ है किसी लीप ईयर की 29 फरवरी को, ठीक है, बच्चा है सोनू, ये किसी लीप ईयर की 29 फरवरी को बॉर्न हुआ। तो सवाल ये है कि अगर उसने 2196 ये जो ईयर है इसमें उसने अगर अपना 4th बर्थडे मनाया है, तो बताओ वो अपना 5th बर्थडे कब मनाएगा। ठीक है, इस टाइप का एक सवाल पूछा गया था। अब आप ध्यान से सुने, अगर ये चौथा जन्मदिन मनाता है, हम ये जानते हैं कि इसका जन्मदिन 4-4 साल के बाद ही आता होगा, क्योंकि 29 फरवरी को पैदा हुआ है और 29 फरवरी 4-4 साल के बाद रिपीट होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें 4 जोड़ता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाता है 2200। अब आप ध्यान से देखें, 2200 के पीछे 2 जीरो हैं, इसका मतलब ये सेंचुरी है, और अगर सेंचुरी है तो इसकी टेस्टिंग 400 से होगी। जब मैं इसे 400 से डिवाइड करूंगा तो 2200 नहीं कटता, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। और बच्चों, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब इसमें 29 फरवरी आएगी नहीं। इसका मतलब 4 साल के बाद भी अपना जन्मदिन नहीं मना पाया इस सिनेरियो में, तो उसके 4 साल के बाद कौन सी डेट आएगी, उसके 4 साल के बाद आएगी 2204, और 2204 में मनाएगा ये अपना 5वां जन्मदिन। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, ठीक है, जो 29 फरवरी को पैदा हुए हैं इत्तेफाक से, ऐसे कोई भी लोग इस सिनेरियो में 8 साल के बाद अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तारीख को वो बॉर्न हुए थे वो तारीख 8 साल के बाद लौट के आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में सीखने वाली है, और मज़े की बात यह है बच्चों कि यहाँ पर जितना भी हम सीखेंगे ना, कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है। जैसे जब मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया था तो मैंने एक सेंटेंस कहा था कि उसमें जो रॉन्ग क्लॉक पढ़ रहे थे, मैंने कहा रॉन्ग क्लॉक रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक थियोरेटिकल चैप्टर है। बट जो कैलेंडर है, कैलेंडर में मैं जितना भी सिखाऊंगा, जितना भी पढ़ाऊंगा, वो सब रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होता है। रियल वर्ल्ड में 2200 का जो कैलेंडर आएगा फ्यूचर में, वो लीप ईयर नहीं होगा, और 8 साल के बाद ही 29 तारीख लौट के आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला डाउट जो बच्चों के मन में अराइज होता है, कई बार वो पूछ लेते थे क्लास में और कई बार नहीं पूछते थे, बट अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे मन में भी डेफिनेटली एक डाउट आता कि सर एक बात बताओ, जैसे कि 4-4 साल के बाद हर बार लीप ईयर आ रही थी, तो ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि 8 साल तक कोई लीप ईयर आई नहीं, 29 तारीख आई नहीं, और क्यों हम सेंचुरीज को 400 से डिवाइड करते हैं जबकि नॉर्मल ईयर्स को 4 से डिवाइड करते हैं। तो उसका रीज़न मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से डिटेल में। सो देखो, सबसे पहले जब कभी भी किसी बच्चे से मैं पूछता हूँ कि बताओ बच्चों क्या कंसेप्ट है लीप ईयर का, तो जनरली जो स्टूडेंट्स को पता होता है, या फिर आम लोगों को भी जो पता होता है, किसी भी आप नॉर्मल लोग से पूछोगे तो वो कहेंगे कि जो हमारी धरती है वो एक सर्कल कंप्लीट करने में, ठीक है, सन के अराउंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में 365 डेज़ का वक्त लेती है, और उसके अलावा 6 आवर्स एक्स्ट्रा लेती है। जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, सो सपोज़ मैंने माना कि 0 से दुनिया स्टार्ट हुई और सबसे पहले धरती ने चक्कर लगाना शुरू किया सन के आसपास, तो जो पहला साल था उसमें इतने टाइम में उसने कवर किया, दूसरा साल था उसमें भी उसने इतने टाइम में कवर किया, तीसरा साल था उसमें भी उसने इतने टाइम में कवर किया, और जो चौथा साल था उसमें भी उसने इतने टाइम में कवर किया। तो ये जो 6 आवर्स थे, ये 6, 6, 6 और 6, ये मिलकर हो गए 24 आवर्स। तो ये 24 आवर्स ऐड हो गए चौथे साल में, और इन्होंने एक डेट बना दी 29 फरवरी। ठीक है, तो 4 साल का कंसेप्ट तो समझ में आता है कि हर चौथा साल की 29 फरवरी आती है, इन 6 आवर्स के चलते ही आती है। ठीक है, अब जो डाउट है ना वो ये है कि तो हर बार ही आ रही है ना। अब देखो, चौथा साल लीप ईयर हुआ, फिर 8वां साल, 12वां साल, 16वां साल, ऐसे करते करते जब हम आगे बढ़ते गए तो जो 92nd ईयर होगा ये भी लीप ईयर होगा, इसके 4 साल बाद जो 96th ईयर होगा ये भी लीप ईयर होगा, इसके 4 साल के बाद जो अगला साल होगा 100वां साल, 100th ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। तो डाउट की बात ये है कि इसमें भी तो 6 आवर्स एक्स्ट्रा थे, 97 में भी 6 घंटे एक्स्ट्रा थे, 96 तो चलो हो गया, ठीक है, इसमें थे 97 में भी हमारे 6 घंटे एक्स्ट्रा थे, 98 में भी, 99 में भी, और 100 में भी तो 6 घंटे एक्स्ट्रा थे। तो इस बार ये 24 घंटे कहाँ गायब हो गए, ये कहीं जुड़े ही नहीं, क्योंकि ये लीप ईयर था नहीं। इसके बाद 101, 102, 103 और 104, इसके 6 घंटों ने मिलके 104 में लीप ईयर ऐड ऑन किया। ठीक है, सो उसका कारण सुनिएगा आप ध्यान से। क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ना 365 डेज 6 आवर्स, ये एक राउंड ऑफ वैल्यू है।
ठीक है। एक्चुअल में जो हमारी धरती है वो सन का जब एक पूरा गोल चक्कर लगाती है तो उसमें वो टाइम जो खर्च करती है वो करती है 365 डेज 5 आवर्स 49 मिनट्स और कुछ सेकंड्स। ठीक है, वो 1-2 सेकंड्स का वेरिएशन होता है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ये है मोटी मोटी वैल्यू। तो जब 5 घंटे 49 मिनट हमारी धरती ने लिए थे पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, तो मैंने अपनी मर्जी से राउंड ऑफ करने के लिए इसमें 11 जोड़ दिए। अगले साल फिर से मैंने 11 जोड़ दिए, अगले साल फिर से मैंने 11 जोड़ दिए और अगले साल फिर से मैंने 11 जोड़ दिए। पर क्या ये 11 मिनट्स हमारी प्लेनेट खर्च कर रही थी? बिल्कुल नहीं। ये हमने राउंड ऑफ किया अपनी कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के लिए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ 5 घंटे 49 मिनट, यहाँ वाले भी, यहाँ वाले भी और यहाँ वाले भी, तो वो पूरा टाइम बनेगा मेरा 23 घंटे 16 मिनट। इसका मतलब कायदे से जो 4 साल के बाद एक्स्ट्रा टाइमिंग था जो हमारी प्लैनेट ने खर्च किया था एक्स्ट्रा टाइम, वो था 23 घंटे 16 मिनट। इसका मतलब अगर 29 फरवरी सिर्फ 23 घंटे 16 मिनट की होती और उसके बाद वो डेट खत्म होके नेक्स्ट डेट 1 मार्च स्टार्ट हो जाती, तो हमारा कभी भी 400 का कंसेप्ट नहीं आता। ऑलवेज हर चौथा साल परमानेंटली लीप ईयर हुआ करता। पर आप खुद बताओ, आप सब लोग खुद सोचो कि क्या 29 फरवरी जो अभी गई थी इस साल में, क्या रात के 11:16 पे वो डेट खत्म हो गई थी और 1 मार्च स्टार्ट हो गया था? नहीं, वो पूरे 24 घंटे की थी और रात के 12 बजे ही डेट हमारी चेंज हुई थी। तो आप एक चीज़ जानिए, हमारी प्लैनेट तो खर्च नहीं कर रही और अपनी मर्जी से हर 4 साल में हमने 44 मिनट्स ऐड ऑन कर दिए। अब ऐसे ही ऐड ऑन करता जाऊंगा तो ये तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। आप एक एग्जांपल सुनिएगा। सपोज आप डे टू डे लाइफ में जाते हैं मिल्क परचेज करने के लिए किसी शॉप पे, आपके घर के पास जो शॉप है वहाँ पे जाके आप अगर कहते हैं दुकानदार से कितने का दिया है आपने 1 लीटर दूध, तो वो कहता है 41 का। ठीक है, तो आप उससे कहते हैं काम कर आज 40 रुपये ले ले, 1 रुपया बाद में लगा लियो। तो आप अब क्या करोगे, आप ना हर बार ऐसा करते हो कि 40 ले ले 1 रुपया लगा लियो, 40 ले ले 1 रुपया लगा लियो। ऐसे करते 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 आप परमानेंटली ही उसे 40 रुपये देते रहो। तो 500 दिन के बाद आपकी तरफ 500 उधारी हो जाएगी या नहीं? और ऐसा डेली के 1000 कस्टमर करने लग जाए तो बंदा तो लुट जाएगा 1 रुपये करके। अब आप ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, आपने 9 दिन उसे 40-40 रुपये दिए। ठीक है, आपकी तरफ 9 रुपये उधारी हो गई। दिन जब आप 41 रुपये का मिल्क परचेज करने गए तो आपने डायरेक्ट उसे 50 रुपीज़ दे दिए। तो 10th डे पर आप और दुकानदार का जो हिसाब था वो बिल्कुल इक्वल हो गया। इस बात को समझें। तो यहाँ पे जो आपकी ये साइकिल है, ये साइकिल 10 डेज की बन रही है। 1 रुपये की किचकिच से बचने के लिए आप उसे 9 डेज 40 रुपीज़ देते हो और हर 10th डे पे 50 रुपीज़ देते हो। तो ये साइकिल क्या होती है, कंटिन्यू हो जाती है। इससे कभी भी किसी भी तरफ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं बढ़ता। वैसे ही बच्चों, जो कैलेंडर के मेकर्स थे वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। उन्होंने खुद सोचा कि अगर हम ऐसे ही करते चले जाएंगे तो ये 44 मिनट जोड़ते जोड़ते 11-11 मिनट जोड़ते जोड़ते बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आएगा। एक टाइम आएगा कि हम कभी बना रहे हैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशन और धरती ने घूमना तो बहुत पहले का स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ना इस चीज़ को बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो 100th ईयर होगा, 100वां साल होगा, उस 100वें साल से पहले जो मुझे एक्स्ट्रा आवर्स मिले होंगे उसको मैं लीप ईयर कंसिडर नहीं करूंगा। तो उसके जो ये एक्स्ट्रा आवर्स मिले होंगे मुझे 5 घंटे 49 मिनट, 5 घंटे 49 ये वाले, इनको मैं एडजस्ट कर दूंगा जो मैंने 96 ईयर्स तक ये 11-11 मिनट ऐड ऑन किए हैं, सो दैट मेरी साइकिल कंप्लीट हो जाए और 100 साल के बाद हम एक जगह पे आ जाएं, धरती भी और कैलेंडर भी सिंक हो जाए। पर जब उन्होंने कैलकुलेशन की तो उन्होंने देखा थोड़ा सा डिफरेंस बच जाता है। ठीक है, ये 11 मिनट्स को आप जोड़ोगे और लास्ट के 4 साल के आप 5 घंटे 49 मिनट जोड़ोगे तो उनमें ना थोड़ा सा वेरिएशन है। इस वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक काम करते हैं, 400th ईयर को हम लीप ईयर मना देते हैं। तो बच्चों, जैसे यहाँ पर 10 डेज की साइकिल थी जिसमें आप और शॉपकीपर सिंक हो जाते थे, वैसे ही यहाँ पे कैलेंडर की साइकिल है 400 ईयर्स की। करेक्ट 400 ईयर्स बीतने के बाद हमारी प्लैनेट और हमारा कैलेंडर ऑलमोस्ट सिंक हो जाता है और फिर इस हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। तो ये रीज़न है 400 से चेक करने का सेंचुरीज़ को। और मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि ये रीज़न आपको नहीं एक्सप्लेन किया गया होगा कभी भी आपकी क्लासेस में या फिर कभी भी किसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सो यहाँ तक अगर आप सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं।
सो अब हम सीखेंगे कि आपको कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स दे दिए जाएं, कुछ पर्टिकुलर ईयर्स, और पूछा जाए कि इतने सालों में कितने लीप ईयर्स आएंगे। जैसे मैंने सपोज आपसे पूछा कि 80 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स आएंगे, तो हम कैसे पता करेंगे, बहुत जल्दी वो सीखते हैं। तो वो सिखाने से पहले आप एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं किसी भी नंबर को, जैसे मैंने 26 को डिवाइड किया 5 से, ठीक है, मैंने 91 को डिवाइड किया 8 से, मैंने यहाँ पे 64 को डिवाइड किया 4 से, और एक और देख लो लास्ट, मैंने यहाँ पे 49 को डिवाइड किया सपोज 9 से, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ और बोलता हूँ इसका आंसर क्या है, तो डेफिनेटली इसका आंसर डेसिमल में आएगा, ठीक है, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। पर मैं पूछता हूँ सिर्फ आप डेसिमल को अवॉइड करके इसका आंसर बताओ, तो देखो इसका आंसर आएगा 5 बेसिकली, जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम भागफल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, जब भी आपसे आंसर बोलूँ उसका मतलब क्वेश्चन इसका, और रिमाइंडर इसका कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। मैं चाहता हूँ हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप खास ध्यान रखिएगा, जब मैं कहूँगा ना कि इस केस में इसका आंसर देखना है, तो मैं क्वेश्चन यानी भागफल की बात करूँगा, और रिमाइंडर निकालना है तो शेषफल, उस पर दोनों को आपको अलग रखना है। जैसे मैं पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या है, 91 8 से कितने से कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 है इसका आंसर, और इसका रिमाइंडर पूछता हूँ तो रिमाइंडर है इसका 3, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में इसकी यूटिलाइजेशन अलग है जो आंसर आता है, और जो रिमाइंडर है इसकी यूटिलाइजेशन अलग है, ठीक है। तो इसको आप अभी क्लियर कर लीजिए ताकि आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या है, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, हम जानते हैं ये पूरा 16 से कट जाएगा, इसका आंसर है 16, और इसका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 0, क्योंकि कुछ नहीं बचा। 49 को 9 से काटता हूँ, इसका आंसर क्या है, मैं जानता हूँ 9 5 ज़ा 45, तो 5 इसका आंसर है, और पूछता हूँ उसका रिमाइंडर क्या है, 4। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आंसर एक डिफरेंट चीज़ होती है, रिमाइंडर एक डिफरेंट चीज़ होती है। कभी मुझसे पूछा गया कि 25 ईयर्स में हाउ मैनी लीप ईयर्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं 25 को डिवाइड करूँगा 4 से, और मैं कहूँगा इसका जो भी आंसर आएगा 6, 24 कट जाएगा 6 से, तो मैं कहूँगा 6 लीप ईयर्स। वैसे ही मुझसे किसी ने पूछा कि 90 ईयर्स में हाउ मैनी लीप ईयर्स, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे 88 कट जाएगा, 88 कट जाएगा हमारा 22 से, तो मैंने कहा 22 लीप ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है। आगे हमसे पूछा किसी ने कि 130 ईयर्स में हाउ मैनी लीप ईयर्स, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करके मैंने देखा कितने से कटता है, तो मैंने देखा ये कटता है 32 से, मैंने कहा 32 लीप ईयर्स। अब यहाँ पे ये हो गया गलत। ये गलत होने का कारण बहुत सिंपल है, वो ये कि जब मैं इसे 4 से बांटूंगा, 4 से इसको कट करूंगा 130 को, तो यहाँ पे ना 100th भी कट जाएगा ना, 100th वैल्यू भी कट जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, 1 से जब शुरू हुआ सब कुछ, कैलेंडर 1 से शुरू हुआ, या प्लैनेट ने घूमना शुरू किया बिल्कुल 0 से, तो चौथा साल लीप ईयर आया, ठीक, उसके बाद 8वां आया, 12वां आया, 16वां आया, ऐसे करते 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 जो 88th ईयर था वो हमारा 22वां लीप ईयर बन गया। वैसे ही हमारा 92 जो था वो भी लीप ईयर बना, 96 ईयर जो था वो भी लीप ईयर बना। इसके बाद जो 100th ईयर था, ठीक है, वो खुद लीप ईयर नहीं था, मैं रीज़न बता चुका हूँ। 100 सेंचुरी है, ये 400 से हमारी कट नहीं होती, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों कि 4 से बांटकर, 4 से डिवाइड कर कर लीप ईयर बताने का जो नियम है वो सिर्फ 2 डिजिट्स तक वैलिड है, दैट इज़ 1 से लेके 99 तक। अगर उससे ऊपर कोई वैल्यू आ जाती है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 4 से डिवाइड करके बताने का जो रूल है वो सिर्फ 1 से लेके 99 तक वैलिड है। 4 से डिवाइड किया और जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा लीप ईयर, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे कि जो 100 ईयर्स होते हैं इनमें होते हैं हमारे 24 लीप ईयर्स। 96 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं? 96 ईयर्स में भी 24 लीप ईयर्स होते हैं, और 100 ईयर्स में भी 24 लीप ईयर्स होते हैं, क्योंकि 100वां साल खुद लीप ईयर नहीं है। इस रीज़न से इसका आंसर भी हमारा 24 है और इसका आंसर भी 24 है। तो इसलिए अगर 99 से कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, 3 डिजिट में कोई वैल्यू आ जाए, तो 130 को आप मन में ऐसे सॉल्व करेंगे, 100 प्लस
30। 100 का आंसर आपको पता है 24 लीप ईयर्स, फिक्स्ड वैल्यू है, याद रख लीजिएगा। और 30 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो इसमें आ जाएंगे 7 लीप ईयर्स, इन्हें जोड़ा तो ये आ गए हमारे 31 लीप ईयर, और ये है करेक्ट आंसर। अब हमसे आगे किसी ने पूछा कि 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए फटाफट से डिटेल में समझा रहा हूँ, फटाफट से डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। तो 400 ईयर्स को मैंने बांटा 4 पार्ट्स में। एक हुआ 1 से लेके 100, एक हुआ 101 से लेके 200, एक हुआ 201 से लेके 300, और एक हुआ 301 से लेके 400। बच्चों इस पैच में, इस साइकिल में हमें 24 लीप ईयर मिलेंगे, क्योंकि 100वां साल खुद लीप ईयर नहीं है। इस वाली साइकिल में भी 24 लीप ईयर मिलेंगे, क्योंकि 200वां साल भी खुद लीप ईयर नहीं है, 400 से नहीं कटता। इस वाले साइकिल में भी मुझे 24 लीप ईयर मिलेंगे, क्योंकि 300वां साल भी खुद लीप ईयर नहीं है। पर इस वाली साइकिल में मुझे कितने लीप ईयर मिलेंगे? इस वाली साइकिल में मिलेंगे मुझे 25 लीप ईयर, क्योंकि 400वां साल खुद लीप ईयर है, इसलिए एक एक्स्ट्रा हो गया। इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर बनेगा 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर्स। ये जो है ना, ये 3 चीज़ें, ये कंक्लूजन है इस पूरी पढ़ाई का, ठीक है। जल्दी से सुनो, कभी भी हमसे लीप ईयर पूछा जाता है और वो संख्या 1 से लेकर 99 के बीच में है, तो 4 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा उतने लीप ईयर हो जाएंगे। बोला 70 साल, 70 को बांटो 4 से, तो आंसर आया 17, तो मैंने कहा 17 लीप ईयर। अगर 100 की वैल्यू है, 100 से ऊपर आती है, तो 100 का रिजल्ट याद रखना है 24 लीप ईयर्स, और 400 का रिजल्ट याद रखना 97 लीप ईयर्स। अगर मुझसे किसी ने पूछा 200 सालों में कितने लीप ईयर, मैंने कहा 24 और 24 48 लीप ईयर्स। मुझसे किसी ने पूछा 500 सालों में कितने लीप ईयर, मैंने कहा 400 में 97 और अगले 100 में 24, तो इनको जोड़ा 121 लीप ईयर। यहाँ तक क्लियर सबको? एक दो एग्जाम्पल और देख लो। एक चीज़ याद रखना, जैसे मैं बता चुका हूँ, 100 के मल्टीपल्स में अगर आंसर निकालना हो तो 24 से मल्टीप्लाई कर देना लीप ईयर्स के लिए। 400 के मल्टीपल्स में निकालना हो तो 97 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 से नीचे हो तो 4 से डिवाइड कर देना। जल्दी से देख लो। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि 1200 ईयर्स में हाउ मैनी लीप ईयर्स, तो देखो 1200 में 400 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। तो 400 अगर 3 बार आता है तो 97 के साइड भी 3 बार आएंगे, तो 97 प्लस 97 प्लस 97 जोड़ देना, आंसर। मुझसे किसी ने पूछा 1350 सालों में कितने लीप ईयर्स, ठीक है। तो देखो 1350 में सबसे पहले देखो 400 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है। मैं जानता हूं, ये माइंड में करना है, मैं लिख के बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप जानते हैं 1200 हो गया इसका 400 का मल्टीपल, उसके ऊपर आ गया 100 और उसके ऊपर आ गया 50। 1200 में हो जाएंगे हमारे 97 कितनी बार? 3 बार। तो 97 इंटू 3, यहाँ तक की कैलकुलेशन हो गई, 1200 तक के लीप ईयर का काम खत्म। 100 में हो गए हमारे 24 लीप ईयर, और 50 में 4 से डिवाइड किया मैंने, तो ये आ गए हमारे 12 लीप ईयर। इन्हें आप जोड़ दो, इन्हें जोड़ा, ये आ गया हमारा 291 और 36, ये आ गए हमारे 327 लीप ईयर। इस तरीके से आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा कि कोई भी ईयर्स बता के कि इसमें कितने लीप ईयर्स हैं, तो याद रखना ये बिल्कुल राइट मेथड है, इफेक्टिव भी है, जल्दी भी निकालता है और करेक्ट भी निकालता है। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखो, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है। इस नोट पे मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा एक होता है, हमेशा सेम होता है। इसका मतलब ये है, कोई भी नॉर्मल ईयर जिसमें 365 दिन होते हैं, वो जिस दिन से शुरू होती है ऑलवेज उसी दिन पर ख़त्म होती है। 7 की जो वीक्स हैं इसकी कंप्लीट साइकिल बन जाती है इस कारण से। सो यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2009 को अगर संडे था, ठीक है, अज्यूम किया, तो इसका मतलब पक्का 31 दिसंबर 2009 को भी क्या रहा होगा? संडे। अब इसके बाद अगली तारीख कौन सी आएगी? अगली तारीख आएगी 1 जनवरी 2010, ठीक है। अब ये दिन कौन सा बनेगा? ये बनेगा मंडे। अब आप लोग क्या करें, ध्यान से पहली लाइन और तीसरी लाइन की ओर ध्यान दें, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि हम किसी भी नॉर्मल ईयर से
अगली नॉर्मल ईयर की सेम डेट पर जाएंगे तो ऑलवेज एक दिन की जंप लग जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसका बहुत यूज़ होता है आने वाले टाइम में, हमारे चैप्टर में भी होगा और रियल वर्ल्ड में भी होता है। अब आप ध्यान से देखो, इसका ये मतलब है कि आज है 10 जनवरी 2000, चलो जनवरी का मंथ मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सपोज़ मैंने कहा आज है 10 जून 2013 और सपोज़ दिन है मंडे का, ठीक है। अब आगे अगर मैं कहता हूँ 10 जून 2014 को क्या आएगा, तो एक दिन की जंप लगेगी, ये बन जाएगा ट्यूसडे। अगर मैं बोलता हूँ अगले साल में 10 जून को क्या आएगा, तो ये आएगा 2015 को, एक दिन की जंप लगी, ये बना वेंसडे। अब ध्यान से देखना, उसके बाद जो आएगा 10 जून 2016, यहाँ पर एक दिन की जंप तो लगनी ही है क्योंकि वो ऑलवेज लगती है। उसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा 2016 लीप ईयर है। इस लीप ईयर में यहाँ पर इस साइकिल में मुझे एक एक्स्ट्रा डेट मिली थी जिसका नाम था 29 फ़रवरी। ये 29 फ़रवरी इस साइकिल में नहीं थी क्योंकि नॉर्मल ईयर था, इस साइकिल में नहीं थी क्योंकि नॉर्मल ईयर था, पर इस साइकिल में थी। तो देखो एक जंप तो लगनी ही थी, वेंसडे से थर्सडे तो बनना ही था, पर सिंस यहाँ पे एक डेट एक्स्ट्रा आ गई, उस डेट के चलते एक जंप एक्स्ट्रा आ जाएगी, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक +1 और होगा और ये दिन बन जाएगा फ्राइडे, ठीक है। कभी भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले या इस लॉजिक का यूज़ हो किसी क्वेश्चन में, तो ऑलवेज ध्यान रखना कि सिर्फ लीप ईयर मायने नहीं रखती, ये जो मंथ है ये भी मायने रखता है। सेम क्वेश्चन में अगर मैं 10 जनवरी की बजाय 10 जनवरी लिख देता, 10 जून की बजाय 10 जनवरी लिख देता, तो ये देखो ये बनता मंडे, ठीक है। फिर इसके बाद 14 में बन जाता ये ट्यूसडे, 15 में बन जाता ये वेंसडे, और इस बार जो 10 जनवरी 16 होता, इसमें एक ही जंप लगती और ये बनता थर्सडे। आप आई होप आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो सिर्फ इसका लीप ईयर, सिर्फ और सिर्फ इसका लीप ईयर होना मायने नहीं रखता, ये भी देखना होता है कि इसको जो डेट लीप ईयर बना रही है क्या वो डेट इंक्लूड हो गई है इस साइकिल में, यानी 29 फरवरी क्या इंक्लूड हो गई है इस साइकिल में। अगर हाँ तभी डबल जंप लगेगी, अदरवाइज नहीं। अब आप देखो इसके बाद जो तारीख आएगी वो आएगी 10 जनवरी 2017, एक साल के बाद। तो यहाँ पर मुझे इस बार नीचे की तरफ 29 फरवरी मिलेगा। जो ये 10 जून है इससे पहले आता है 29 फरवरी, इसलिए ऊपर डबल जंप लगी, और ये 10 जनवरी है इसलिए नीचे आता है 29 फरवरी, इसलिए नीचे डबल जंप लगेगी 2, और ये बन जाएगा हमारा सैटरडे। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से। सो आगे देखो, अभी हमने जो सीखा, जो कंसेप्ट सीखा, उस कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। सपोज मुझसे कहा गया कि इफ़ के साथ है, ठीक है, अगर के साथ, इफ़ 1963 का जो इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, 1963 का जो स्वतंत्रता दिवस था, अगर वो संडे को था, ठीक है, इमेजिन करने कह रहा है कि मान लो अगर 1963 का स्वतंत्रता दिवस संडे को था, तो बताओ फ्यूचर में फिर से वो संडे को कब आएगा, फिर से स्वतंत्रता दिवस संडे को कब पड़ेगा। तो देखो मैं जानता हूं कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो होता है 15 अगस्त, ठीक है, और 1963, तो इसको हमें गिवन है संडे। याद रखना यहाँ पे ना हमेशा फेमस डेज देंगे। फेमस क्या, सिर्फ 3 या 4 दिन मिलेंगे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और क्रिसमस। आपसे ऐसे नहीं कहेंगे कि मान लो 1963 का अर्थ डे संडे को था, बच्चे को अर्थ डे नहीं पता, वो क्वेश्चन कैसे करेगा। अर्थ डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ऐसे डे नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे जो बिल्कुल कॉमन है और सब बच्चे जानते हैं। तो हमें गिवन था कि 15 अगस्त 1963 को अगर संडे है तो फिर से अगली बार कब 15 अगस्त संडे को आएगा, 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। सो मैंने उसी मेथड से किया। अगर 15 अगस्त 1963 को संडे था तो देखो 1964 लीप ईयर होता है। अब ये लीप ईयर है तो यहाँ पे मुझे 29 फरवरी मिलेगी, यानी कि डबल जंप लगेगी यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ट्यूसडे, डबल जंप लगी। इसके बाद जो ईयर है वो है 1965, नॉर्मल है इसलिए एक जंप लगी, ये बना वेंसडे।
इसके बाद जो ईयर है 1966, उसमें भी एक जंप लगेगी, नॉर्मल है तो ये बन जाएगा थर्सडे। उसके बाद जो अगले साल है 1967, वो भी नॉर्मल है, फ्राइडे। अब देखो उसके बाद आया 15 अगस्त 1968, लीप ईयर। अब ये लीप ईयर है तो फिर से यहाँ पे डबल जंप लगेगी और ये बन जाएगा संडे। तो हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब 1963 को अगर इंडिपेंडेंस डे था संडे को, तो अगली बार वो 1968 को पड़ेगा संडे को। क्लियर है? ऐसे कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि चिंटू नाम का एक बच्चा है, उसने अपना जन्मदिन 10 जनवरी 2016 में संडे को बनाया था, तो बताओ फिर से वो संडे को अपना जन्मदिन किस ईयर में मनाएगा? तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है। अब जो हमारा अगला पार्ट है दैट इज़ कैलेंडर या ईयर रिपीटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ख़ासकर यही वो चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपको सिखाऊंगा, एक्सेप्शनल केसेस, रेयर केसेस, वो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बिलीव मी। सो सबसे पहले आप देखो पूछ क्या रहा है, सवाल क्या है? सवाल ये है जैसे हमारे पास टोटल डेज लिमिटेड हैं, 7 डेज ही हैं और हर बार 7 डेज के बाद सेम डे लौट के आ जाता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही 7 डेज हैं और यही चलेंगे जब तक हम जिएंगे, जब तक ये धरती चलेगी। वैसे ही हमारे पास टोटल मंथ्स भी लिमिटेड हैं, 12 ही महीने हैं और लौट के आते रहते हैं। वैसे ही बच्चों जो ईयर्स है ना, जो कैलेंडर है, ये भी हमारे पास लिमिटेड है। ये जो पूरा ये जो क्रम है ना 12 महीनों का, जनवरी से शुरू होकर जो डेट्स आती हैं, ये लिमिटेड पैटर्न्स है हमारे पास और यही कुछ सालों के बाद रिपीट होते हैं एज इट इज, जेरोक्स कॉपी रिपीट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे किसी ने कहा कि 2013 एक साल है, इस साल का कैलेंडर फ्यूचर में लौट के कब आएगा? इसका ये मतलब है 2013 का जो कैलेंडर है, ईयर है, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट फ्यूचर में कब होगा? बिल्कुल जेरोक्स कॉपी। जैसे इसका 1 जनवरी जिस दिन से शुरू हुआ, जिस दिन पे ख़त्म हुआ, वैसे ही उसका भी बिल्कुल सेम 365 दिन उसी क्रम में होंगे। याद रखिएगा, एक नॉर्मल ईयर को रिपीट सिर्फ नॉर्मल ईयर कर सकती है और एक लीप ईयर को रिपीट सिर्फ लीप ईयर ही कर सकती है। 365 के लिए रिपीटेशन भी 365 वाली ही होगी और 366 के लिए 366 वाली ही होगी। अब अगर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, मैंने वर्क कर लिया है, ठीक है, आप डायरेक्ट देखना कि आपको कैसे करना है। पर सपोज अगर मेरे पास वो मेथड नहीं है, मुझे बेसिक मेथड से करना होता, तो मैं क्या करता, मैं अपने मन से 1 जनवरी 2013 को कोई भी दिन अज्यूम कर लेता। ठीक है, फिर अभी हमने जो जस्ट इससे पहले सीखा, हम उसी मेथड से जंप लगा लगा के चेक करते। जब भी कोई नॉर्मल ईयर का 1 जनवरी संडे को आ जाएगा, इसका मतलब कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। जल्दी से देखो, 1 जनवरी 2014 को आ जाएगा मंडे, 1 जनवरी 2015 को आ जाएगा ट्यूसडे, 1 जनवरी 2016 को आ जाएगा वेंसडे क्यों? क्योंकि ये 2016 लीप ईयर है, पर ये 1 जनवरी है। 1 जनवरी है तो नीचे की तरफ जाएंगे तब डबल जंप लगेगी, तो ये आ जाएगा 2017 को डबल जंप लगी, ये आ गया फ्राइडे, 2018 को आ गया सैटरडे और 2019 को आ गया संडे। आपके सामने रिजल्ट है। इसका मतलब 2013 का कैलेंडर फ्यूचर में एज इट इज़ रिपीट कब होगा? बिल्कुल ठीक 2019 में होगा। अब देखो इस चीज़ पे वर्क करके एक टेबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, आपको बस इस टेबल को याद रखना है। इस टेबल से आपके इस तरह के कोई भी क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। बीच में क्या आएगा? कोई भी ईयर अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं। मैं जानता हूँ किसी भी डिजिट के रिमाइंडर्स अगर देखने हैं तो उसके रिमाइंडर्स उतने ही होते हैं जितना बड़ा वो खुद है। जैसे 4 के 4 ही रिमाइंडर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 9 के 9 ही रिमाइंडर्स होंगे 0 to 8, ठीक है। तो 4 के रिमाइंडर्स मैंने लिख दिए 1, ये लिख दिया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 0, वो जो कि पूरी वैल्यू कट जाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्यूचर की कि भविष्य में रिपीट कब होता है, और यहाँ पे हम बात करेंगे पास्ट की कि पिछली बार पास्ट में वो कब गया था, ठीक है। सो याद रखना कोई भी ईयर जैसे 2013 ही था, 2013 4 से बढ़ने के बाद कोई भी ईयर अगर अपने पीछे एक रिमाइंडर बचाता है, देखो
यहाँ यूज़ हो रहा है रिमाइंडर। याद रखना 4 से डिवाइड करके उसका जो आंसर होता है वो लीप ईयर बताने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे रिमाइंडर देखना है। तो 2013 को 4 से बांटूंगा तो दुनिया का कोई भी साल अगर 4 से बटने के बाद एक रिमाइंडर बचाता है अपने पीछे तो वो हमेशा 6 साल के बाद लौट कर आएगा। प्रूफ आपके सामने बोर्ड पर है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर 2014 लेता तो 2014 को 4 से डिवाइड करता तो बचता 2 रिमाइंडर। तो ऐसे कोई भी साल जो अपने पीछे 2 रिमाइंडर बचाते हैं 4 से बचने के बाद वो हमेशा 11 साल के बाद लौट कर आते हैं। घर पर आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2014 इक्वल टू संडे लिखना और देखना 11 साल के बाद आपका रिपीट होगा 2025 में ये वाला कैलेंडर, ठीक है। 3 के लिए भी 11 साल के बाद, 0 मतलब लीप ईयर और लीप ईयर रिपीट होते हैं 28 साल के बाद, ठीक। पास्ट की बात करते हैं तो जो एक रिमाइंडर बचाता है वो होता है 11 साल पहले, 2 11 साल पहले, 3 6 साल पहले और 0 28 साल पहले, ठीक है। इससे ये कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे 6 था यहाँ 6 क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है 29 फरवरी कहाँ थी। पीछे जाते वक्त अलग टाइम पे आती है, आगे जाते वक्त अलग टाइम पे आती है, इस रीज़न से ऐसा है। अब मुझसे किसी ने पूछा कि 1951 का कैलेंडर फ्यूचर में रिपीट कब होगा। मैंने इसे 4 से डिवाइड किया। मैंने कहा 51 के पीछे रिमाइंडर बचता है 3, तो मैंने कहा 11 साल के बाद रिपीट होगा। इसमें मैंने 11 जोड़े तो मैंने कहा 1962 में रिपीट होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। सो आगे देखो, अगर हमसे पूछा जाता है सपोज कि 1961 का कैलेंडर फ्यूचर में तीसरी बार, थर्ड टाइम रिपीट कब होगा, तीसरी बार लौट कर कब आएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये तो बहुत इजी है, 1961 को 4 से डिवाइड किया, इसमें बचा एक रिमाइंडर, तो एक रिमाइंडर के 6 जोड़ेंगे तो फर्स्ट टाइम रिपीट, फिर से 6 जोड़ेंगे तो सेकंड टाइम रिपीट, फिर से 6 जोड़ेंगे तो थर्ड टाइम रिपीट। तो 6 को 3 बार ऐड कर देते हैं, उनका आंसर बन जाता है 1977, ठीक है। इसमें जोड़ा 1979। अब आप देखो 1979 ए ऑप्शन मिलता है वहाँ पर जिसमें बच्चा टिक करके आ जाता है और भनक भी नहीं लगती कि गलत था। क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। 1961 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, तो मैंने 6 साल जोड़े, तो यानी कि 1967 में ये हुआ फर्स्ट टाइम रिपीट, ठीक। फिर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 3 के लिए मैं इसमें जोड़ूंगा 11, तो इसका मतलब 1978 ये हुआ सेकंड टाइम रिपीट। स्टेप वाइज करना है, ऐसे शॉर्टकट नहीं मारना है। उसके बाद सेकंड मुझसे थर्ड टाइम पूछा था, फिर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करके यहाँ पे रिमाइंडर आया 2 के लिए मैंने 11 ऐड किए, ये आया 1989 और ये हुआ थर्ड टाइम रिपीट। तो ये आया आंसर। याद रखना, आगे जाएंगे तो भी ऐसे, पीछे जाएंगे तो भी ऐसे, डायरेक्ट शॉर्टकट मत मारना। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ स्पेशल केसेस जिन पे ये टेबल वैसे इम्प्लीमेंट नहीं होता जैसे एज इट इज़ यहाँ पे हो रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, जैसा कि हम जानते हैं ये जो टेबल है ये हमारा उन सारे ईयर्स पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो 4 से डिवाइड किए जाते हैं, पर जो सेंचुरीज़ हैं उन्हें तो 4 से टेस्ट नहीं किया जाता ना। तो सेंचुरीज़ के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लो कि जो भी सेंचुरी होगी, ठीक है, जो भी सेंचुरी होगी दैट एंड्स विद 00 या मिनिमम 00, वो सिर्फ 2 ही तरह की होगी, या तो वो नॉर्मल ईयर होगी या फिर वो लीप ईयर होगी, ठीक है। जैसे कि 1400 नॉर्मल ईयर है क्योंकि वो 400 से नहीं कटती, और 1600 लीप ईयर है क्योंकि वो 400 से कट जाती है। तो कोई भी नॉर्मल ईयर है अगर सेंचुरी, तो वो 6 साल पहले रिपीट हुई होगी या 6 साल बाद रिपीट होगी, और कोई भी अगर लीप ईयर है तो वो 28 साल पहले रिपीट हुई होगी या 28 साल बाद रिपीट हुई होगी। जैसे 2000 हमारी लीप ईयर है तो ये होगी 28 साल के बाद रिपीट 2028 में। अगर मैं 1900 की बात करता हूँ तो 1900 नॉर्मल ईयर है क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होती, तो 1900 फ्यूचर में लौट के कब आएगी, 6 साल के बाद, तो ये आएगी 1906 में रिपीट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो,
बात ऐसी है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, लिटरली मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएं, रीजनिंग के किसी भी टीचर से पढ़ लें या कोई भी यूट्यूब पे चैनल ओपन करके देख लें, वहां पे कैलेंडर रिपीटेशन या एर रिपीटेशन बस यहां तक पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाता है। एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं बताया जाता। शायद नहीं पता होगा उन लोगों को, खुद इसलिए नहीं बताते, अदरवाइज अभी तक एक वीडियो तो अपलोड होता, कोई टीचर तो बताता। अब यहाँ पे देखो ये टेबल किन जगहों पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, याद रखना। ये जो वैल्यूज़ है ना 6, 11, 11, 28, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, पर तब तक जब तक हमारे बीच में जितने लीप ईयर्स आने चाहिए उतने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे अगर किसी ने हमसे कहा, ठीक है, कि 1900, ठीक है ध्यान से सुनना, 1992, ठीक है, फ्यूचर में रिपीट कब होगा? तो मैंने क्या किया, मैंने देखा इसमें रिमाइंडर कितना बचता है, इसमें रिमाइंडर 0 बचता है, तो मैंने इसमें 28 साल जोड़ दिए। रिमाइंडर 0 बचता था, 28 साल जोड़ दिए, क्योंकि ठीक है उस टेबल के मुताबिक। मुझसे किसने पूछा 1994 फ्यूचर में रिपीट कब होगा? 1994 को देखूंगा, रिमाइंडर कितने बचते हैं? 2 रिमाइंडर बचते हैं। अब जब 2 रिमाइंडर बचते हैं तो मैं 11 साल जोड़ता हूँ और मैं कहता हूँ ये रिपीट होगा 2005 में। कोई दिक्कत नहीं है, टेबल इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट बच्चों अगर यहीं पर मुझसे सवाल पूछा जाता कि 1894 फ्यूचर में कब रिपीट होगा, और इसमें मैं देखता कि 2 रिमाइंडर आएंगे और 11 साल ऐड करता और मैं इसका आंसर बताता 1905, तो ये गलत है। अब बताओ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो दुनिया में किसी से पूछ के देखना, किसी को पता नहीं होगी। जब 94 में 12 साल के बाद ये आया था लीप ईयर, उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक सेंचुरी एंड कर रही है 1900 और एक नई सेंचुरी स्टार्ट हो रही है। तो जहाँ पे वो स्टार्ट हो रही है वो कौन सी ईयर थी? वो थी 2000। क्या ये लीप ईयर है? यस। अगर जब एक सेंचुरी एंड हो रही है और नई सेंचुरी स्टार्ट हो रही है, उसको जिस सेंचुरी को स्टार्ट किया जा रहा है अगर वो लीप ईयर है तो ये टेबल ऑलवेज इंप्लीमेंट होगा, बिना अंधाधुंध आप सीधा फिट कर दीजिए। बट यहाँ पे देखो, जब 1800 खत्म हुई होगी 6 साल के बाद और 1900 शुरू हुई होगी, उस केस में ये तो लीप ईयर नहीं थी। ये टेबल सिर्फ तभी आपका इंप्लीमेंट होगा इस केस में जहाँ एक सेंचुरी खत्म होकर दूसरी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे बीच में स्टार्टिंग ये जो है ये वाली सेंचुरी, ये अगर लीप ईयर है, जो बीच में सेंचुरी फंस रही है ना परफेक्ट, वो लीप ईयर है तो ये इंप्लीमेंट होगा। अगर बीच वाली सेंचुरी लीप ईयर नहीं है तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। यहाँ पर 1800 से लेकर 1890 से लेकर 1899 तक ये टेबल इंप्लीमेंट एक भी डिजिटल वैल्यू में नहीं होगा। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, बताए नहीं जाते क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में कोई जाता नहीं है। बट अगर नॉलेज सीखी जा रही है, नॉलेज गेन की जा रही है, तो क्यों ना कंप्लीट की जाए। अब मैं इसके आगे बताता हूँ आपको कैसे करना है। अगर मुझसे कहा जाए 1500, ठीक है, 94 फ्यूचर में रिपीट कब होगा, तो इसके पीछे बचता है 2 रिमाइंडर, तो मैं 11 साल जोड़ दूंगा, 4 से डिवाइड करता हूँ, 2 रिमाइंडर बचता है, 11 साल जोड़ दूंगा और मेरा आंसर जो आएगा 1605 वो करेक्ट होगा। फिर से समझो, क्योंकि इसके बीच में जो सेंचुरी फंसी थी 1600 वो लीप ईयर थी। यही सवाल मैं पूछता 1694 के साथ, तो इसमें मैं अगर इम्प्लीमेंट करता तो इसके बाद जो मैं 11 साल जोड़ता तो ये आता 1705, जो फिर से गलत हो जाता। ठीक है, तो मैं जानता हूँ जब भी बीच में फंसने वाली सेंचुरी का लीप ईयर है तो टेबल इंप्लीमेंट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर बीच में फंसने वाली सेंचुरी लीप ईयर नहीं है तो आपको कैसे करना है ये हम सीखते हैं। मैं यहाँ पर 2 हिस्सों में सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिखाऊंगा नॉर्मल केस जहाँ पे सेंचुरी बीच में फंसती है, जिस पे टेबल इंप्लीमेंट होता है, और यहाँ पे मैं सिखाऊंगा वो केस जहाँ पे बीच वाली सेंचुरी जो होती है वो लीप ईयर नहीं होती है, जिसमें टेबल इंप्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, देखो अगर मुझसे कहा जाता यहाँ पे 1900 का एग्जाम्पल लेते हैं, 1990, ठीक है, तो इसको मैं देखता फ्यूचर में कब रिपीट होगी। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ।
यहाँ पे जो बीच में सेंचुरी फंसेगी वो फंसेगी 2000 जो कि लीप ईयर है, इसलिए ये टेबल इम्प्लीमेंट होगा। तो इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 11 जोड़ूंगा तो ये रिपीट हो जाएगा 2001 में। ठीक, वैसे ही 1991 इसमें रिमाइंडर बचेंगे हमारे 3, तो 3 के लिए 11 जोड़ूंगा प्लस 11 तो ये रिपीट हो जाएगा 2002 में। वैसे ही 1992 ये लीप ईयर है, ये हो जाएगा 28 साल के बाद रिपीट, तो ये आ जाएगा 2020। 1993 ये हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचा है तो 6 साल के बाद रिपीट 1999। ये जितने भी केसेस हैं ये सारे कर लेंगे क्योंकि इन सब पे टेबल इंप्लीमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ 1890, अब मैं लगातार कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, उस पैटर्न को आप याद कर लीजिएगा, वो ऑलवेज इंप्लीमेंट होगा क्योंकि उन पे ये टेबल वर्क नहीं करता। 1891, 99 और ये हो गया 1900। ठीक है, सो ये जो है ये हमेशा आपका रिपीट होगा 12 साल के बाद, ये रिपीट होगा 12 साल के बाद, ये रिपीट होगा 12, ये रिपीट होगा 6 साल के बाद, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद, ये रिपीट होगा 12 साल के बाद, 12 साल के बाद, 12 साल के बाद, ये रिपीट होगा 6 साल के बाद, 6 साल के बाद, और 1901 तो फिर आ ही गया कैलेंडर की रेंज में, ये होगा 6 साल के बाद। इस पैटर्न को आप याद रख लीजिए, या आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऑन दिस प्लैनेट, कहीं भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। कभी भी अगर बीच में जो सेंचुरी फंसती है जिस पे टेबल इम्प्लीमेंट होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ टेबल इम्प्लीमेंट करके आंसर निकाल देना। पर अगर ऐसे केसेस फंसते हैं तो उस केसेस में याद रखना कि ये जो पहले 3 हैं इनमें +12 होगा, बाद वाले 3 में +6, अगले 3 में +12 और लास्ट के 3 में +6। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी केसेस, वैसे ही अगर यहाँ पे मैं बोलूँ 1490, इसके बीच में जो सेंचुरी आएगी वो लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे भी यही वाली चीज़ इंप्लीमेंट होगी। अगर मैं 1390 बोलूँ तो उसके बाद जो सेंचुरी आएगी 1400 वो भी लीप ईयर नहीं है तो उसके लिए भी यही चीज़ इंप्लीमेंट होगी। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1590 की, तो 1590 के बाद जो अगली सेंचुरी आनी है 1600, ये लीप ईयर है तो उस पर टेबल इंप्लीमेंट हो जाएगा एज इट इज़। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। ये चीज़ अच्छी है किसी से पूछने के लिए भी और आपके अपने लिए भी। एक लास्ट केस और सुन लो, सिर्फ लास्ट केस। अगर कोई मुझसे कहता है कि 1972 का कैलेंडर फ्यूचर में रिपीट कब होगा, तो मैं जानता हूँ लीप ईयर है, 0 बचेगा रिमाइंडर, तो मैं 28 साल जोड़ूंगा और ये 28 साल जोड़ के आ गया 2000 जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, पर अगर मुझसे पूछा जाता कि 1872 का कैलेंडर फ्यूचर में रिपीट कब होगा, तो इसमें 0 रिमाइंडर तो आता है, पर इसमें अगर मैं 28 साल जोड़ूंगा तो आंसर है 1900। अब बच्चों 1900 तो नॉर्मल ईयर है जिसमें 365 डेज होते हैं क्योंकि ये 400 से नहीं कटता, और 1872 तो लीप ईयर है जिसमें 366 डेज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था लीप ईयर को रिपीट सिर्फ लीप ईयर कर सकता है, तो यहाँ पर तो 1900 गलत हो गया। तो याद रखना ऐसे केसेस में ये जो 1872 है ये रिपीट होता है आफ्टर 40 ईयर्स। इसका मतलब ये रिपीट होगा 1912 में। तो इसके साथ कवर होते हैं हमारे सारे एक्सेप्शनल केसेस जितने भी एग्जिस्ट करते हैं कैलेंडर रिपीटेशन या रिपीटेशन में। याद रखना, अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए, लिटरली कोई भी ईयर दे दिया जाए, अगर आपने ये क्लास अच्छे ढंग से देखी है तो आपसे डेफिनेटली उसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ लेना और इस चीज़ को भी समझ लेना, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करना, उन्हें बताना इस वीडियो में वो चीज़ें हैं जो जनरली कहीं और अवेलेबल नहीं हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कैलेंडर ही कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए थैंक यू।